मेरा नाम चाणक्य तिवारी है। तो आज का जो हमारा विषय है कि पृथ्वी गेंदाकार नहीं है, तो इसको आज हम समझने वाले हैं कि इसके क्या पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगा। जी, तो फिर ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये वर्तमान का जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल है, ये हीलियोसेंट्रिक मॉडल है, यानी कि वर्तमान में जो विज्ञान बताता है कि जिस प्रकार से जो प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, और जो सूर्य है और जो पूरा सोलर सिस्टम है वो गैलेक्सी के चक्कर लगा रहा है। इस प्रकार से उसका एक रिप्रेजेंटेशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसका एक और रिप्रेजेंटेशन ये आपको नज़र आ रहा होगा किस प्रकार से कि अंतरिक्ष के अंदर ये लोग ऐसा बोलते हैं कि सूर्य है, सूर्य के चक्कर प्लैनेट लगा रहे हैं, पूरा पूरा सोलर सिस्टम गैलेक्सी के चक्कर लगा रहा है, फिर वो पूरी गैलेक्सी किसी और गैलेक्सी के चक्कर लगा रही है। तो ये इनका वर्तमान में जो बताया जाता है हीलियोसेंट्रिक मॉडल, जिसका एक पार्ट है गेंदाकार पृथ्वी। तो गेंदाकार पृथ्वी जो है वो इसी हीलियोसेंट्रिक मॉडल का एक हिस्सा है जो उनकी तरफ से बताया जाता है। तो वो कुछ इस प्रकार का है। लेकिन अगर उसमें एक विषय बात यह है कि अगर ऐसा होता कि हमारी पृथ्वी इस प्रकार से अंतरिक्ष में गति कर रही होती, वो भी अति तीव्र रफ्तार के साथ। एक तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, फिर वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है अति तीव्र गति के साथ, फिर पूरा सौर मंडल परिक्रमा कर रहा है इतनी ज़्यादा स्पीड की, जितना मैं मतलब व्यक्ति उसे समझ भी नहीं सकता, इतनी स्पीड के साथ वो गतियां कर रही है। तो यानी कि हर एक दिन प्रतिदिन जो पोजीशन होती है पृथ्वी की अंतरिक्ष के अंदर वो बदलती रहती है। यानी कि आज जो इस क्षण में जो पोजीशन है पृथ्वी की, वो अगले ही क्षण में बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, और एक दिन बाद बिल्कुल और चेंज हो जाएगी। इस प्रकार से वो हर क्षण बदलती रहती है पोजीशन। लेकिन हम ऑब्जर्व क्या करते हैं? हम ऑब्जर्व ये करते हैं, जब हम आकाश में आसमान में देखते हैं तो हमें सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से सेम नक्षत्र, सेम तारा समूह, सेम स्टार्स ही दिखते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार की गति कर रही होती तो हर दिन हमें, हर रात को नए नक्षत्र मंडल दिखने चाहिए थे, लेकिन वैसा नहीं होता है। हम ऑब्जर्व ये करते हैं कि आसमान में प्रतिदिन वही सेम स्टार्स, वही सेम नक्षत्र हजारों सालों से हम नोटिस करते आ रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि पृथ्वी ऐसे कोई गति नहीं कर रही है। अब ये एरोस्टेथनिस का ने बोला था कि भाई, ये कहानी हमें सुनाई जाती है कि एरिस्टोथेनीज ने जो कुछ पहले के जो लोग थे, यानी कि वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जिसने बताई थी कि हमारी पृथ्वी गेंदाकार है, वो किस आधार पे बताया था? एरोस्टोथनीज ने बोला था, क्या करा था उसने, दो डंडी गाड़ी थी एक, और दोनों जो डंडी उसने पृथ्वी में गाड़ी थी, जमीन में गाड़ी थी, उसकी लंबाई बराबर थी, सेम लेंथ थी। और उसने ऐसा आर्गुमेंट दिया कि भाई ये देखो, दोनों डंडी जो मैंने गाड़ी हैं, और ये काफी दूरी पर गाड़ी थी उसने, ऐसा बताया जाता है मतलब इस कहानी में। तो जैसे कि एक एक डंडी यहाँ पर गाड़ी है, तो दूसरी डंडी हो सकता है 250 किलोमीटर दूर गाड़ी हो या 500 किलोमीटर दूर गाड़ी हो, है ना? तो ऐसा बताया जाता है, और दोनों की जो लंबाई थी डंडियों की वो सेम थी। तो उसने बोला कि देखो भाई, ये जो दोनों दोनों डंडियों से जो परछाई बन रही है, इन दोनों की परछाई की जो लंबाई है वो अलग अलग है। इससे सिद्ध होता है कि हमारी पृथ्वी की जो सतह है वो गेंदाकार है। तो ये एरोस्टोथनीज का तर्क था। तो एरोस्टोथनीज ने जो कुछ भी करा था उससे कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। उसका कारण ये है कि एरोस्टोथनीज ने ऐसा मान के चला था, ऐसा एरोस्टोथनीज एज्यूम करके चला था कि सूर्य से जो रेज आ रही हैं वो समानांतर हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ऊपर वाले उसमें, एरोस्टोथनीज ने अपने इस प्रयोग को करने के दौरान उसने ऐसा एज्यूम करके चला था कि सूर्य से जो रेज आ रही हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, समानांतर हैं। जबकि हकीकत में हम नीचे देख सकते हैं, और आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा पिक्चर्स, कि सूर्य से कभी भी पैरेलल रेज कोई भी ऑब्जर्व नहीं करता है। यानी कि सूर्य से जो किरणें निकलती हैं वो कभी भी पैरेलल नहीं होती हैं। ये आपने भी नोटिस करा होगा, जिसने भी सूर्य की किरणों को, जैसा इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं, सूर्य से जो किरणें निकलती हैं वो डाइवर्जेंट निकलती है, ना कि समानांतर या पैरेलल। लेकिन और जो एरोस्टोथनीज था वो पृथ्वी पर खड़े होकर ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था, यानी कि इन्हीं सूर्य की किरणों से एक्सपेरिमेंट कर रहा था, है ना? अब ये जो सूर्य की किरणें हैं ये तो साहब डाइवर्जेंट हैं, तो एक दूसरे से डाइवर्जेंट दूर जा रही हैं।
तो पता नहीं एरिस्टोथेनीज ने ऐसा क्यों एज्यूम कर लिया कि सूर्य से जो किरणें आती हैं वो समानांतर आती हैं, जबकि आज तक समानांतर किरणें किसी ने भी ऑब्जर्व नहीं करी हैं। और इस बात का सबूत मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसे स्क्रीन पे, और ये कोई दिखाने वाली भी चीज नहीं है। ये जिसने भी व्यक्ति ने कभी आसमान में बादलों में से सूर्य की किरणें निकलती देखी होंगी या किसी भी चीज में से निकलती हुई देखी होंगी, तो वो ये अच्छी तरीके से जानता होगा। और अगर व्यक्ति ये बोलेगा कि भाई नहीं साहब, स्पेस में से तो पैरेलल ही आती हैं लेकिन एटमॉस्फेयर में आके रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, है ना, तो भैया अगर एटमॉस्फेयर में आके रिफ्रैक्ट होती हैं, तो जब एरिस्टोथेनीज ने ये वाला जो कुछ भी करा था प्रयोग वगैरह, तो ऐसा तो हुआ नहीं था कि एरिस्टोथेनीज ने उस रिफ्रैक्शन को ही गायब कर दिया था अपने प्रयोग करने के दौरान। अगर रिफ्रैक्शन हो रहा होगा तो उस समय भी हो रहा होगा, उस समय भी ऐसी इस प्रकार से मतलब फैली रही होंगी, है ना। तो फिर उसने एक्सपेरिमेंट में जो ऐसा बोला है कि मैंने पैरेलल सनरेज यानी कि समानांतर सूर्य की किरणों के साथ प्रयोग किया था, वो एजम्पशन ही उसका गलत था। इसलिए जब आपका आधार ही गलत होगा, एजम्पशन ही गलत होगा, तो फिर जाहिर सी बात है निष्कर्ष ही गलत निकलेगा। एजम्पशन क्या गलत था कि सूर्य की जो किरणें हैं वो पैरेलल आती हैं, ये उसका एजम्पशन था, जबकि मैंने आपको बताया कि सूर्य की किरणें पैरेलल नहीं आती हैं और दिखाया भी आपको। तो ये ऊपर वाली तस्वीर आपको दिखाई दे रही है कि एरिस्टोथेनीज के अकॉर्डिंग अगर सूर्य की किरणें पैरेलल आ रही होती, समानांतर आ रही होती, तो किस प्रकार से दिखती हमें। लेकिन नीचे वाली जो वास्तविकता है, वास्तविकता में कैसी दिखती है, एकदम डाइवर्जेंट दिखती हैं। तो अब और दूसरी चीज इसमें यह है कि जैसे अब ये जो आपको दिख रहा होगा, दोनों जो बोतल हैं, इन दोनों की जो हाइट है, जो लेंथ है, वो बिल्कुल सेम है। लेकिन इससे आप देख सकते हैं जो लेफ्ट वाली जो बोतल है वो तो बिल्कुल भी परछाई नहीं बना रही, उसकी परछाई की लंबाई 0 है। और जो राइट वाली बोतल है उसमें आप देख सकते हैं परछाई की एक लंबाई है ना। तो इससे कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। तो इससे कुछ ये तो सिद्ध नहीं हुआ कि जो जिस सतह के ऊपर ये दोनों बोतल रखी हुई हैं, ये सतह ही कर्व्ड है, ऐसा तो सिद्ध नहीं हुआ, है ना। तो ये जो एरिस्टोथेनीज ने जो भी स्टेटमेंट बोला था, वो स्टेटमेंट से कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। और इसका दूसरा उदाहरण मैंने आपको ये दिखाया। तो अब जो लोग हैं वो ऊपर वाला जो चित्र है उसको वास्तविकता समझते हैं। कोई उन्हें डायग्राम दिखा देता है खाली कि ऐसा ये सन को बना के दिखा देता है और ये अर्थ को बना के दिखा देता है, उससे पैरेलल किरणें निकाल के दिखा देता है, उसे लोग वास्तविकता समझते हैं। लेकिन जो वास्तविकता में जो ऑब्जर्व करते हैं कि सूर्य की किरणें किस प्रकार से डाइवर्जेंट निकल रही हैं, उस पर फिर वो बोलते हैं कि नहीं साहब ये वास्तविकता नहीं है। एक नकली डायग्राम को बनाकर दिखा देता है तो उसे वास्तविकता लोग समझने लग जाते हैं। तो अभी मैं आपको जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ उसमें गेंदाकार पृथ्वी पर नॉर्थ पोल किसको माना जाता है, जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको नॉर्थ पोल माना जाता है, और जो नीचे वाला पॉइंट है इसको साउथ पोल माना जाता है गेंदाकार पृथ्वी पर। तो होता क्या है कि पृथ्वी अगर गेंदाकार होती तो जो सरकम नेविगेशन है वो पॉसिबल होता, यानी कि आप पृथ्वी पर किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करते, कोई से भी पॉइंट पर स्टार्ट करते और एकदम सीधा चलते जाते, एकदम अपने मतलब कि बिना कोई दिशा बदले एक ही दिशा में सीधा सीधा आप चलते चले जाते किसी भी दिशा में, तो आप वापस से लौटकर उसी पॉइंट पर आ जाते। अगर पृथ्वी गेंदाकार होती तो मैटर नहीं करता कि आप किस दिशा में जाते हैं, किसी भी दिशा में आप जाओगे तो आप उसी पॉइंट पर वापस आ जाते अगर पृथ्वी गेंदाकार होती, है ना। तो उसमें गेंदाकार पृथ्वी में नॉर्थ क्या होता है और साउथ क्या होता है ये तो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, और ईस्ट क्या होता है और वेस्ट क्या होता है वो आप समझिए कि इसी के जो जो सर्कल होंगे वो होते हैं ईस्ट वेस्ट। तो अब होता क्या है, ऑब्जर्व क्या किया जाता है, ऑब्जर्व ये किया जाता है कि ईस्ट वेस्ट, ये मैंने आपको दिखाया है इससे आप समझ जाओगे। ये जो ईस्ट वेस्ट सरकम नेविगेशन है, जो लेफ्ट वाला आपको इमेज नजर आ रही है, ईस्ट वेस्ट सरकम नेविगेशन लाखों बार किया जा चुका है, लेकिन आज तक की हिस्ट्री के अंदर नॉर्थ साउथ सरकम नेविगेशन किसी ने भी नहीं किया है। यानी कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई व्यक्ति नॉर्थ की दिशा में जाता है, पृथ्वी में नॉर्थ की दिशा में जाता है और फिर वो वापस से लौटकर साउथ में पहुंचता है, फिर वो साउथ से लौट के वापस से उसी पॉइंट पर आ जाता है। ऐसा नॉर्थ साउथ सरकम नेविगेशन आज तक की हिस्ट्री के अंदर किसी ने भी नहीं किया है, सभी ने ईस्ट वेस्ट सरकम नेविगेशन ही किए हैं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब व्यक्ति साउथ में जाता है, तो अब ये चपटी धरती पर आप देख सकते हैं, प्लेट अर्थ पर आप देख सकते हैं साउथ क्या है,
बाउंड्री की तरफ यानी कि किनारी की तरफ आप किसी भी दिशा में जाओगे ये सभी साउथ हैं, और जो धरती का सेंटर है ये नॉर्थ है। तो चपटी पृथ्वी पर क्या होता है, सिर्फ एक पोल होता है, नॉर्थ पोल। साउथ पोल जैसा चपटी पृथ्वी पर, फ्लैट अर्थ पर कुछ नहीं होता है। किसी भी डायरेक्शन में किनारी की तरफ आप जाते हैं तो जैसा आपको दिख रहा होगा ये सभी साउथ हैं। तो नॉर्थ साउथ सरकम नेविगेशन पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप साउथ की दिशा में जाओगे तो आप यहाँ पर एक बर्फ की एक आ जाएगी बाउंड्री, यहाँ से आप मतलब कि रुक, जो आपको रोक लेगी, उससे आगे आप नहीं जा पाओगे, है ना। तो इस वजह से वापस से आने का तो सवाल ही नहीं उठता है इधर दूसरे पॉइंट पर। तो इसलिए नॉर्थ साउथ सरकम नेविगेशन, ऐसे नॉर्थ से जाकर साउथ की दिशा में और वापस से आना नॉर्थ में जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट करा था, ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है, ये कारण है। क्योंकि अगर ऐसा पृथ्वी गेंदाकार होती तो कोई भी दिशा में आप चलते तो आप वहीं पर लौटकर पहुंच जाते। तो ये आपको एक मैं इमेज दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमारी फ्लैट अर्थ किस प्रकार से दिखती है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम एक्यूरेट है, या ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है कि किस प्रकार का सीन है, ताकि लोगों दर्शकों को एक आइडिया लग जाए कि किस प्रकार से है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो लोग मतलब अन्य जो लोग हैं जो फ्लैट अर्थ के बारे में वीडियोस बनाते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, वो क्या करते हैं कि फ्लैट अर्थ को अंतरिक्ष में टंगी हुई एक तस्तरी के रूप में दिखाते हैं। तो वो एक गलत रिप्रेजेंटेशन है फ्लैट अर्थ का। फ्लैट अर्थ जो है वो कोई ऐसी अंतरिक्ष में तस्तरी की तरह नहीं टिकी हुई है। तो ऐसा आप ना इमेजिन करने लग जाएं कि हमारी फ्लैट अर्थ कोई अंतरिक्ष में तस्तरी की भांति टिकी हुई है। इसलिए मैं आपको ये सही रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, क्योंकि जिस अंतरिक्ष में ये लोग बोलते हैं कि पृथ्वी टिकी हुई है, हम फ्लैट अर्थर्स बोलते हैं कि ऐसा कोई अंतरिक्ष होता ही नहीं है। अब इसको सिद्ध भी कर रखा है हमने, लेकिन अभी मैं उसे नहीं करूंगा क्योंकि वरना फिर बाकी चीजें छूट जाएंगी। तो ऐसा ईस्ट वेस्ट, जैसा कि आपको रेड सर्कल से नजर आ रहा है, ऐसा ईस्ट वेस्ट सर्कम नेविगेशन लोगों ने कर रखा है, हजारों लाखों बार कर रखा है। तो ईस्ट वेस्ट सर्कम नेविगेशन देख सकते हैं आप, आसानी से संभव है जैसा रेड लाइन से दिखाया गया है। लेकिन आप इधर किनारे की तरफ जाओगे तो जाहिर सी बात है टकरा जाओगे, तो वापस से दूसरे पॉइंट पर तो आ नहीं सकते पीछे से। तो इसलिए नॉर्थ साउथ सर्कम नेविगेशन आज तक किसी ने नहीं करा है। एक और जो होता है कि भाई जब एरोप्लेन्स जो लोग उड़ाते हैं, जो पायलट्स होते हैं एरोप्लेन्स उड़ाते हैं, वो कभी भी अपनी एरोप्लेन की जो नोज है उसको डिप नहीं करते हैं। क्योंकि पृथ्वी अगर गेंदाकार होती वास्तव में, तो हर मतलब कि हर 2 मिनट बाद, क्योंकि अब एरोप्लेन की रफ्तार तो बहुत ज्यादा होती है ना, तो वो बहुत मतलब थोड़ी से समय में ही बहुत ज्यादा दूरी कवर कर लेता है एरोप्लेन। तो हर हर 2 मिनट में, हर 1 मिनट में जो पायलट्स हैं उनको एरोप्लेन की जो नोज है उसको नीचे करना पड़ता है, डाउन करना पड़ता है ना, अगर पृथ्वी गेंदाकार होती। वरना अगर वो एरोप्लेन की नोज को डाउन नहीं करते तो भैया वो सीधी सीधी बिल्कुल अंतरिक्ष में पहुंच जाता है एरोप्लेन। लेकिन हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, और ये बात आप पायलट से भी पूछ सकते हैं, और कोई भी जो पायलट है वो एरोप्लेन की नोज को बार बार डाउन नहीं करता है, वो सीधा ही स्ट्रेट बिल्कुल उड़ता चला जाता है। इससे भी समझ में आता है कि भाई स्ट्रेट तो वो तभी उड़ सकता है एरोप्लेन की नोज को डाउन किए बिना, जब पृथ्वी हमारी फ्लैट हो, पृथ्वी फ्लैट हो, तभी ऐसा हो सकता है। तो इससे भी समझ में आता है। तो ये जो पृथ्वी जो हमें CGI इमेजेस दिखाई जाती हैं, ये जो नासा हमें जो दिखाता है, ये फोटोग्राफ नहीं दिखाता है, ये इमेजेस दिखाता है। और इमेज बाय डेफिनेशन का मतलब ही ये होता है कि कोई भी वर्क ऑफ इमेजिनेशन जो कि एक इमेजिनेशन से क्रिएट की गई हो, कंप्यूटर जनरेटेड, उसे ही इमेज बोलते हैं। जो एक कैमरा से क्लिक की गई जो पिक्चर होती है उसको इमेज नहीं बोला जा सकता जब तक उसमें थोड़ा सा भी अल्ट्रेशन, जैसे अगर आपने कर दिया, या तो अल्ट्रेशन कर दिया पिक्चर के अंदर, तब भी उसे इमेज बोलेंगे, या फिर पूरा वो प्योर वर्क ऑफ इमेजिनेशन है तब भी उसे इमेज बोलेंगे। तो नासा सिर्फ खेलने के लिए बोलता है कि ये हम, नासा खुद बोलता है कि हम कोई फोटोग्राफ नहीं दिखा रहे हैं पृथ्वी का, हम पृथ्वी की इमेज दिखा रहे हैं। तो अब जो पृथ्वी की इमेज भी वो दिखाता है, जाहिर सी बात है कि वो अगर एक वर्क ऑफ इमेजिनेशन है तो उसमें वो गलतियां भी पकड़ में आ जाती हैं। कई बार गलती पकड़ में आ जाती है। क्या गलती पकड़ में आ जाती है कि 1978 में जो उन्होंने प्रकाशित किया था और 2017 में जो प्रकाशित किया था, दोनों के जो बादल हैं, क्लाउड पैटर्न्स बिल्कुल सेम है ना। किसी में वो दिखा देते हैं कि अमेरिका छोटा साइज था, आपको दूसरे में दिखा देते हैं कि बिल्कुल अमेरिका का साइज ही बदल गया, या कॉन्टिनेंट्स का साइज ही चेंज हो जाता है। कई बार डुप्लीकेट क्लाउड पैटर्न्स नजर आते हैं। तो इन सब चीजों से समझ में आता है कि भाई ये आप कहीं ना कहीं नकली चीजें दिखा रहे थे। इसी प्रकार से जो विश्व में अलग अलग एजेंसियां हैं वो भी अलग अलग
प्रकार की पृथ्वी दिखाती हैं। क्यों दिखाती हैं? क्योंकि भाई पेंटर अलग होगा तो जो पेंटिंग करेगा वो भी अलग हो जाएगी। पहली जो आपको इमेज दिख रही है वो नासा ने प्रकाशित करी है, इसमें अलग प्रकार की बना दी। दूसरा पेंटर ने बनाई वो अलग तरह की बना दी, रॉसकॉस्मोस रशिया वाले ने बना दी। तीसरी यूरोपियन इसने बना दी। और जो इसरो वाली है वो तो बिल्कुल ही रद्दी है, इसको जूम करके देखोगे तो इसमें बिल्कुल गैप भी नजर आ जाएंगे आपको। और अगली जापान की है और ऐसे चाइना की है ना। तो अलग अलग स्पेस एजेंसी अलग अलग प्रकार की, कोई रंगीन दिखा रहा है, कोई बिल्कुल ही अलग कॉन्ट्रास्ट बदल दिया, किसी में बादल ऐसे कर दिए, किसी में कॉन्टिनेंट बढ़ा दिया, किसी में कुछ कॉन्टिनेंट का साइज कर दिया, जैसे मन में आया वैसे कर दिया। पेंटर के मन में जैसा आया पेंटर ने वैसे ही जो उसमें है पेंट करके कर दिया, मतलब कि जो सॉफ्टवेयर होता है इसमें बना के दिखा दिया। अब किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि ग्लोब के क्या प्रूफ हैं, तो बोलता है कि भी नासा की इमेज है साहब। नासा की इमेज है तो सही, सैटेलाइट से दिखाई गई, लेकिन हमने जैसा आपको बताया वो जो इमेज दिखाई जाती है, पहली बात तो फोटोग्राफ नहीं है, इमेज है। दूसरी बात जो इमेज है तो इमेज किसी चीज़ का प्रूफ होता नहीं है, क्योंकि इस कंप्यूटर में आप कुछ भी बना सकते हैं। कोई भी कंप्यूटर में तो कैसी भी इमेज बनाई जा सकती है। अब डोरेमोन बना दिया तो क्या डोरेमोन रियल में थोड़ी होता है, क्योंकि वो तो एक CGI है। इसी प्रकार से जो इमेजेस होती है उसमें तो कुछ भी दिखाया जा सकता है, तो इमेज किसी चीज़ का प्रूफ होता नहीं है। और दूसरा, उन इमेजेस का जब हम क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं तब भी समझ में आता है वो एक दूसरे से मैच नहीं करती हैं। और जो नासा का जो ग्राफिक डिजाइनर था उसका नाम था रॉबर्ट सिमंस। उसने भी एक बार एक इंटरव्यू में बोला था, इट्स फोटोशॉप, इट हैज टू बी, है ना। तो इस प्रकार का एक स्टेटमेंट उसने भी बोला था। तो लोगों से पूछते हैं कि ग्लोब के क्या प्रूफ हैं, तो लोग इससे अजीब अजीब तरह की बातें करते हैं कि साहब साइंटिस्ट ने बोला ये प्रूफ है। अब साइंटिस्ट ने बोला है तो ये कोई प्रूफ थोड़ी हुआ। साइंटिस्ट ने बोला है, साइंटिस्ट तो अब उसका क्या एजेंडा है, क्या है, किसी व्यक्ति ने क्या बोला है वो कोई प्रूफ नहीं होता है ना, क्योंकि उनका एजेंडा तो आम जनता को नहीं मालूम। और तीसरा कि भाई लोग ऐसा, ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं, तो ये भी किसी चीज़ का कोई प्रूफ होता नहीं है। और जो अन्य प्रूफ भी वो लोग बताते हैं एरोस्टोथनीस का और ये सब, ये भी मैंने आपको बताया कि इसमें भी कोई दम है नहीं। और ये लोग क्या बोलते हैं कि इनका जो गेंदाकार मॉडल है, ये जो गेंदाकार पृथ्वी का जो मॉडल है, ग्लोब अर्थ का जो मॉडल है, इसमें क्या बताते हैं कि जो गेंदाकार पृथ्वी है और उस पर एटमॉस्फेयर ग्रेविटी से चिपका हुआ है और उसके आगे फिर वैक्यूम ऑफ स्पेस चालू हो जाता है। यानी कि इनके गेंदाकार पृथ्वी में जो एटमॉस्फेयर है और जो वैक्यूम है उनके बीच में कोई भी फिजिकल कंटेनर नहीं है, जबकि बिना फिजिकल कंटेनर के मतलब किसी भी प्रकार का प्रेशर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, ना ही वैक्यूम एग्जिस्ट कर सकता है। यानी कि जैसे इस प्रकार, जैसे गेंदाकार पृथ्वी में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको बगल में एकदम वैक्यूम ऑफ स्पेस चालू हो जाता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके बीच में कोई भी फिजिकल, क्योंकि वैक्यूम को बनने के लिए या फिर प्रेशर डिफरेंस को होने के लिए फिजिकल कंटेनर की, एक कंटेनर की आवश्यकता है। बिना कंटेनर के हम प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जैसा आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, हमें कोई भी हाई प्रेशर करना है या लो प्रेशर कुछ भी क्रिएट करना है तो उसमें कंटेनर की आवश्यकता रहती है, लेकिन इनके मॉडल में कोई भी कंटेनर की आवश्यकता नहीं है। तो जो कि डिफाई करता है एक बेसिक, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग की, जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको वो बिल्कुल ही टोटली उसके अगेंस्ट में जाती है इस चीज़। तो इससे भी समझ में आता है कि ये सिर्फ इनकी एक कल्पना है। ऐसा वैक्यूम ऑफ आउटर स्पेस, ऐसा वैक्यूम कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रेशर कैन ओनली एग्जिस्ट इनसाइड अ कंटेनर, फिजिकल कंटेनर। अब ये जो आपको प्लूटो की इमेज दिख रही है, ये जो आपको ये ऑफिशियल इमेज है प्लूटो की, प्लूटो प्लेनेट की ऑफिशियल इमेज है। और ये जो ऊपर आपको दिख रही है, और नीचे एक डिज्नी का कार्टून आता था, है ना, उसमें एक कुत्ते का नाम था प्लूटो। असल में आप देखोगे तो नीचे आपको उन्हीं का एक तरीके से उसने उसी कुत्ते को मतलब कि मॉक करने के लिए वो एक सुपर कंपोज करके दिखा दिया, उसी का चेहरा लेके, और उसको यहाँ पर एक दिखा दिया है, ये नाक और आंख उसकी और कान लगा के दर्शाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से डिज्नी वाला जो प्लूटो है उसी को इन्होंने, क्योंकि वो मजे लेते हैं, मतलब ये लोग क्या होते हैं, करते हैं मजे लेते हैं लोगों के साथ, मतलब आपके सामने बीच बीच में चीजें को छोड़ते रहेंगे। कभी डिज्नी वाले के उसमें कुत्ते का चेहरा चिपका देंगे, है ना, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर से नहीं चिपकाएंगे, लेकिन ऐसा मतलब हिंट दे देंगे आपको। कभी क्या करेंगे कि बोलेंगे कि मरकरी पे गड्ढा पाया गया है, जिसकी एक खबर थी, आप सर्च कर सकते हैं उस खबर के बारे में। खबर क्या थी कि मरकरी पे गड्ढा पाया गया था, वो गड्ढा की जो शक्ल थी वो मिकी माउस से मिल रही थी। अब भाई मरकरी पे गड्ढा पाया गया, क्रेटर पाया गया जिसकी मिकी माउस है, उसका उन्होंने वो भी इमेज भी दिखाई थी।
तो ये लोग मतलब सबलिमली छोटे से आपको मैसेज देते हैं कि कौन लोग डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये नासा वाले हैं, ये उनके ग्राफिक डिज़ाइनर कहाँ से आ रहे हैं, वो लोग बताते हैं। उसके बाद में एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ कि जो नासा का जो उस समय का डायरेक्टर था, है ना? और डिज्नी का जो मालिक था, डिज्नी का मालिक था वॉल्ट डिज्नी, और जो उस समय का नासा का डायरेक्टर था वर्नर वॉन ब्राउन। ये दोनों दोस्त थे, और इनकी दोस्ती की काफ़ी किस्से आपको इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाएंगे, और इनके साथ में पिक्चर्स भी आपको मिल जाएंगी इंटरनेट पे, आप सर्च करोगे। और वो क्या करते थे, उनके बीच में क्या डीलिंग थी कि जो नासा था वो उसकी जो वॉल्ट डिज्नी थी उसकी मूवीज बनाने में मदद करता था स्पेस के ऊपर, है ना, और नासा का डायरेक्टर। और जो वॉल्ट डिज्नी था उसके बदले में अपने ग्राफिक डिजाइनर दे देता था, उसकी कार्टून्स बनवाने में मदद करता था, ऐसे इस टाइप के कार्टून्स। और इस बार और इनका बीच में ये जो डीलिंग थी, इस डीलिंग की जो सबूत है वो हमें उनके साथ काफ़ी पिक्चर साथ में मिलते हैं, और उनकी दोस्ती के जो किस्से नज़र आते हैं। और साथ के साथ जो नासा जो कुछ पब्लिश करता है उसमें जो डिज्नी के कैरेक्टर्स रहते हैं बीच बीच में, जैसा मरकरी वाले का उदाहरण दिया और प्लूटो वाले का उदाहरण मैंने आपको दिया, इससे ये चीज़ जो है समझ में आती है। अब नासा क्या करता है, ये जो ऊपर आपको दिख रहा होगा हर चीज की मतलब सीजीआई इमेज दिखाता है। जैसे अगर आप मतलब कि कैमरा से एक हाई जूम कैमरा से प्लैनेट्स को जूम करके देखोगे, है ना, तो आपको अलग प्रकार से वो बिल्कुल अलग दिखेंगे उससे, जैसा कि नासा उन प्लैनेट्स को दिखाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर जो है नेपच्यून है पहला। नेपच्यून नासा कैसा दिखा रहा है, बिल्कुल ऐसा नीले रंग का और मार्बल बॉल जैसा टाइप का स्फेयर, मतलब कि जैसे कोई स्फेरिकल चीज हो, गेंदाकार चीज हो, ऐसा नेपच्यून को दर्शा रखा है नासा ने सीजीआई की मदद से। जबकि हकीकत में अगर हम टेलीस्कोप की मदद से या फिर हाई डीएसएलआर जूम कैमरा की मदद से उसको देखते हैं तो आपको दिख रहा होगा किसी भी एंगल से, जो पहली आपको दिख रही होगी पिक्चर, ये किसी भी एंगल से आपको 3D नहीं लग रही है, किसी भी गेंदाकार नहीं लग रही है, ये एक अलग प्रकार की लग रही है। उसी प्रकार से यूरेनस आपको दिख रहा होगा नासा कैसा दिखाता है और रियलिटी में हाई जूम कैमरा से कैसा दिखता है, उसी प्रकार से वीनस नासा कैसा दिखाता है और नीचे हाई जूम कैमरा से कैसा दिखता है। मतलब जमीन आसमान का अंतर है। जैसा वो कोशिश कर रहा था दिखाने की नासा, वैसा हकीकत में हाई जूम कैमरा से वैसा बिल्कुल नहीं दिखता है। तो नासा अलग से नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करता है कि ताकि वो आपको समझा सके। अब क्योंकि अगर आप ऐसी अपने कैमरा से जूम करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ कोई आदमी जाके लैंड कर जाएगा, है ना। लेकिन अब उसे तो कहानी बनानी है, तो वो इस प्रकार की फिर दिखाता है सॉलिड 3D टाइप की चीज, है ना, ताकि वो अपनी बता सके कि मार्स पे हम जाएंगे और यहाँ जाएंगे और वहां जाएंगे। तो इसीलिए नासा जो वो दिखाता है वो सीजीआई है, और उसका कैमरा से जो हम दिखाते हैं वो उससे मैच नहीं करता बिल्कुल भी। और इसमें आप देख सकते हैं इनका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जब ये स्पेस वॉक करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं। ऊपर इनका स्विमिंग पूल बना हुआ है, तो किस प्रकार से आप देख सकते हैं कैमरामैन ऊपर वाले पार्ट में, जो 3 पार्ट में दिखा रखे हैं इस तस्वीर में, उसमें वो सबसे पहला जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें कैमरामैन किस प्रकार से गोताखोर कैमरा लेके शूटिंग कर रहा है, और बहुत सारे जो कैमरामैन हैं गोताखोर वो ये जो एस्ट्रोनॉट है वो जो तैर रहा है पानी के अंदर स्विमिंग पूल के अंदर, उसको शूट कर रहे हैं। और उसको फिर रिमूव करके नीचे वाला जो मैंने दिखाई गई है सबसे थर्ड में, उसको रिमूव कर देते हैं फिर सीजीआई की मदद से, ग्रीन स्क्रीन की मदद से, और फिर उस पीछे पृथ्वी लगा देते हैं, है ना। तो नासा का स्विमिंग पूल में सारी चीजें शूट होती हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोग दिखाते हैं, स्विमिंग पूल में शूट करते हैं और फिर पीछे का बैकग्राउंड को हटा देंगे, और अगली अगली इमेज में आप देखेंगे कि बैकग्राउंड को हटा के किस प्रकार से पृथ्वी को लगा देते हैं, चिपका देते हैं ग्राफिक डिजाइन की मदद से। ये देखिए, तो इस प्रकार से ये लोग टेलीकास्ट करके दिखाते हैं। अब आज तक की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि ये जो भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं या एक्ट्रोनॉट, मैंने एक्ट्रोनॉट बोलता हूँ यानी कि एक्टर्स, इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं करा है कि स्पेस वॉक के दौरान बिल्कुल जो कैमरा है उसको एक मतलब बिल्कुल 360 डिग्री घुमा के दिखा दिया हो। ऐसा कभी नहीं करा उन्होंने। 360 डिग्री घुमाने का मतलब कैमरा को पकड़ा और चारों तरफ कैमरा को लेके घूम गए। ऐसा आज तक की हिस्ट्री के अंदर कभी भी किसी भी स्पेस वॉक में नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि भाई दूसरे वाला का दिखा दोगे तो आपको कैमरामैन नजर आ जाएंगे, या बाकी जो आप नहीं दिखाना चाहते वो चीजें नजर आ जाएंगी। तो आज तक की हिस्ट्री में 360 डिग्री रोटेट करके कैमरा को किसी भी इस सो कॉल्ड एस्ट्रोनॉट या एक्ट्रोनॉट ने नहीं दिखाया है। अब साहब ये जो वर्नर वॉन ब्राउन था उस समय का जो नासा का डायरेक्टर था,
ये कर तो रहा था गेंदाकार पृथ्वी और गेंदाकार पृथ्वी का प्रचार, है ना। नासा जैसा आप जानते हैं कि गेंदाकार पृथ्वी ही बताता है ना। और उस समय नासा का डायरेक्टर था वर्नर वॉन ब्राउन, ठीक है। तो इससे समझ में आता है कि ये जो व्यक्ति था इसका मतलब गेंदाकार पृथ्वी से सहमत होगा, तभी तो नासा का डायरेक्टर है ना। लेकिन होता क्या है कि अपने मरने पे इसका जो डेथ वो था, जो उसका कब्र थी, कब्र पर क्या लिखवाता है, ये क्या बोला इसने कि मेरी कब्र पर क्या लिखना, ये आप देख सकते हैं। ये बोलता है कि बाइबल का एक कोट इसने बोला, साल्म्स 19 वर्स नंबर चैप्टर 19 वर्स नंबर 1 का कोट उसमें लिखता है। और उस कोट बाइबल का कोट वो क्या कहता है, द हेवंस डिक्लेयर द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड द फर्मामेंट शोएथ हिज हैंडीवर्क। यानी कि इसमें फर्मामेंट का जिक्र है। नासा का उस समय का डायरेक्टर वर्नर वॉन ब्राउन अपनी कब्र पर ऐसा आदेश देता है लिखवाने के लिए उस बाइबल के वर्ड्स को जिसमें फर्मामेंट का जिक्र किया गया है। यानी कि जो ऊपर बाउंड्री होती है ना, जिस बाउंड्री को तोड़ के, फर्मामेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी बाउंड्री जिसको तोड़ के आप अंतरिक्ष में नहीं जा सकते, उस बाउंड्री को कहते हैं फर्मामेंट। अब नासा का डायरेक्टर वर्नर वॉन ब्राउन अपनी उस पर डेथ बेड पे ऐसा चीज लिखवाता है जिसमें फर्मामेंट का जिक्र है ना। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो हकीकत में क्या मानता था। अब फर्मामेंट तो हम सभी जानते हैं कि वो तो फ्लैट अर्थ में होता है। अब गेंदाकार पृथ्वी में तो फर्मामेंट नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो इससे समझ में आता है कि वो दूसरे लोगों को उल्लू बना रहा था, लेकिन मरने के बाद उसने जो अपने डेथ बेड पर आदेश दिया कि भाई ये वाली ही लिखना, ये वाली बाइबल्स की कोट लिखना। इसी वर्नर वॉन ब्राउन ने एक नोवेल लिखी थी प्रोजेक्ट मार्स, ये आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट मार्स के नाम से इसी वर्नर वॉन ब्राउन ने एक फिक्शन नोवेल, फिक्शन एक काल्पनिक, फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक किताब, है ना, एक साइंस फिक्शन बुक लिखी थी इसी वर्नर वॉन ब्राउन ने उस समय पे। और जिस समय पे उसने ये बुक लिखी थी, उस बुक के अंदर उसने एक इलॉन नाम के आदमी का जिक्र करा था, जो कि उसने बताया था कि मार्स पर जाएगा, है ना। और उस समय पर इलॉन मस्क नाम का कोई आदमी दूर दूर तक कोई नहीं जानता था, इलॉन मस्क नाम का भी कोई इंसान है। लेकिन कई सालों बाद हम देखते हैं कि ऐसे ही जैसा कि उसने अपनी किताब के अंदर लिखा था, एक इलॉन नाम का आदमी आता है दुनिया के सामने, इलॉन मस्क, और वो लोगों को मार्स पर ले जाने की बात करता है ना। तो वो बात के जिक्र उसने वर्नर वॉन ब्राउन ने बहुत पहले कर दिया था। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इन लोगों की किस प्रकार से पहले ही सालों पहले प्रोग्रामिंग होती है, प्लानिंग होती है, और फिर उसको जब वो एग्जीक्यूट करते हैं कई साल बाद, तो वो लोगों के सामने आ जाती है। अब ये तथ्य है कि पानी को ठहरने के लिए चाहिए एक बर्तन, ये एक तथ्य है, इस तथ्य को कोई भी झुटला नहीं सकता कि पानी को ठहरने के लिए एक बर्तन चाहिए। ये सबने ऑब्जर्व करा है, सबने नोटिस कर ये बात, और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये आसानी से समझी जा सकती है कि पानी को ठहरने के लिए चाहिए एक कंटेनर। तो अगर एक गेंदाकार पृथ्वी वाला तो बोल रहा है कि भाई नहीं साहब, हमारी जो गेंदाकार पृथ्वी पे तो पानी अरबों खरबों लीटर ऐसे ही चिपका हुआ है, बिना कंटेनर के चिपका हुआ है, एक जादुई फोर्स के नाम से, जिसका नाम है ग्रेविटी। एक जादुई फोर्स है ग्रेविटी, जिससे गेंदाकार पृथ्वी पानी चिपका हुआ है ना। तो और हम बोल रहे हैं कि भाई ये पानी को ठहरने के लिए चाहिए बर्तन, एक जाहिर सी बात है, सामान्य सा एक ऑब्जर्वेशन है। तो फ्लैट अर्थ पे होता भी है कि हर तरफ से मतलब कि एंटार्क्टिका की बाउंड्री होती है, और उसमें जो समुद्र है आसानी से ठहर सकते हैं, तो वो चीज़ सेंस बनाती है आसानी से। और गेंदाकार पृथ्वी पे बिल्कुल भी कोई इस बात का सिर पैर नहीं होता कि ऐसी चिपका हुआ और वो पृथ्वी घूम रही है तब भी पानी बाहर झटक के नहीं जा रहा, है ना। क्योंकि अगर आप एक कोई भी बॉल लेते हैं, उसको पानी में डुबा देते हैं और उसको घुमाते हैं, पानी तो बाहर की तरफ झटकता है, लेकिन नहीं, वैसा कुछ नहीं हो रहा। जो भी आप सारी गेंदाकार पृथ्वी में सारी वो चीजें हो रही हैं जो बिना सिर पैर की हैं, जो किसी के पल्ले नहीं पड़ेंगी, है ना। जो कि जिसका दुनियादारी से, जिसका वास्तविकता में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वैसा सब कुछ गेंदाकार पृथ्वी वाले बताते हैं, कि उसको बताने वाले कि गेंद पे पानी चिपका हुआ है और ऐसे घूम रही है, जो कि बिल्कुल सेंस नहीं बनाती। गेंद पे पानी चिपका घुमाओगे तो बाहर की तरफ झटकेगा पानी। तो सारी चीजें जो इनकी तरफ से बताई जाती हैं वो बिना सिर पैर की बातें होती हैं। और लोग मानते क्यों हैं? मानते इसलिए हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो छोटे बचपने से ही उसे ये उसकी ब्रेन वॉशिंग ये लोग चालू कर देते हैं। किताबों के अंदर मास्टर छाप देते हैं, तो मास्टर की मजबूरी हो जाती है उसे पढ़ाना, क्योंकि उसे तो नौकरी करने से लेना देना है। किताब में जो लिखा होता है वो पढ़ा देता है मास्टर, और किताब में लिखा ये छपवा देते हैं कि पृथ्वी गेंदाकार है ना। बचपन से तो छोटे बच्चे में तो उतना चीज़ों को समझने की और एनालाइज करने की शक्ति होती नहीं है, तो बचपने से और बार बार
ये चीज दोहराई जाती है, बार बार आपके ऊपर ये थोपी जाती है ना। अगर आप कोई पिक्चर देखने जाओगे तो उसमें भी जो लोगो आएगा किसी कंपनी का, वो भी ऐसा गेंदा का पृथ्वी का यूनिवर्सल, जैसा उसमें है ना यूनिवर्सल पिक्चर्स, एक अमेरिका की एक वो है कंपनी, है ना। तो मतलब हॉलीवुड की कंपनी है यूनिवर्सल पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, तो उसमें भी गेंदा का पृथ्वी का लोगो आता है। और वो कोई मूवी वगैरह चलाते हैं जो हॉलीवुड की या बॉलीवुड की मूवी रहती है, उसमें किसी प्रिंसिपल का सीन, जैसे प्रिंसिपल का ऑफिस दिखाएंगे तो उसमें भी दिखाएंगे कि भाई प्रिंसिपल की डेस्क के ऊपर एक ग्लोब रखा हुआ है। और वास्तव में भी आप किसी स्कूल में जाओगे, वहां पर किसी मतलब प्रिंसिपल की डेस्क के ऊपर ग्लोब रखा रहता है। तो मतलब हर जगह से कुल मिला के इस प्रकार से लोगों को प्रोग्राम कर दिया गया है कि बार बार ग्लोब 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 ग्लोब। डिस्कवरी का लोगो देखोगे, डिस्कवरी चैनल का, तो उसमें ग्लोब ग्लोब वाला लोगो था। कुल मिला के बार बार ये लोगों को थोपी जाती है। न्यूज चैनल पे कई बार दिखाते हैं, कई न्यूज चैनलों के लोगों में जब वो न्यूज स्टार्ट करते हैं दिखाना, तो ऐसा मतलब ग्लोब उसमें रहता है, दुनिया की खबर दिखा रहे हैं तो उसमें ऐसा घूमता हुआ ग्लोब आ जाएगा लोगों के सामने। कुल मिला के बार बार लोगों के सामने प्रोजेक्ट किया जाता है, देखो गेंदाकार पृथ्वी, देखो गेंदाकार पृथ्वी, देखो गेंदाकार पृथ्वी, है ना। कुल मिला के बार बार लोगों पे थोपा जाता है अलग अलग तरीके से, पिक्चर्स के माध्यम से, मूवीज के माध्यम से, और चैनल्स के माध्यम से, और मेन स्ट्रीम किताबों में छापकर, और स्कूल कॉलेज के लोगों के द्वारा बताया जाके, और नकली अपने तथाकथित वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसा बार बार लोगों को बता के, तो इतनी बार बताया जाता है, इतनी बार बताया जाता है कि लोग फिर लोगों के बिल्कुल अंदर तक बात बैठ जाती है, बात अंदर तक बैठ जाती है लोगों की बात, इसलिए लोगों को स्वीकार करने में समस्या होती है। तो अब ये क्या है कि फ्लैट अर्थ के साथ बहुत बड़ा ऑब्सेशन है काफी लोगों का, है ना। जो एक बार बराक ओबामा अमेरिका का जो राष्ट्रपति था, उसने बोला था कि भाई, मतलब उसने 2-3 बार ऐसे स्टेटमेंट दे रखे हैं कि हमारे पास क्या फ्लैट अर्थ वाले लोगों के लिए, फ्लैट अर्थ सोसाइटी के लिए टाइम नहीं है, वी डोंट हैव मीटिंग फॉर फ्लैट अर्थ सोसाइटी। तो अब जिस समय वो ऐसा स्टेटमेंट बोलते हैं ना, वो ये भूल जाते हैं कि उन्हीं की जो संस्था है यूएन, यानी कि जिसका वो लोग मानते हैं, अमेरिका जिसकी बात मानता है, या एक तरीके से बोला जाए कि उन्हीं लोगों का जो गैंग है जिन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया यूनाइटेड नेशंस, उन्हीं का जो लोगो है, उन्हीं का जो लोगो है, उसमें एक फ्लैट अर्थ मैप को दिखाया जाता है ना, जिसका वो हंसी उड़ाते हैं। वो उन्हीं के जो बड़े बड़ी तथाकथित, जो जिनकी सब लोग बोला जाता है कि बात मानते हैं, जिन संस्थाओं की, जैसे कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ले लो, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ले लो, यूनाइटेड नेशंस ले लो, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ले लो। इस प्रकार से जो जो बड़ी बड़ी तथाकथित ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी के जो लोगो हैं, उसमें फ्लैट अर्थ आपको नजर आ जाएगा, है ना। तो ये चुपके से, मतलब एक तरीके से सबलेबल मैसेजिंग कहते हैं इसे हम लोग, इसको बोलते हैं सबलेबल मैसेज देना। सबलेबल मैसेज का मतलब होता है कि डायरेक्टली बात आपको नहीं बताई जाती है, सिर्फ आपको एक चुपके से दिखा देंगे, जिसको समझना है वो समझ जाए, नहीं समझने वाला ना समझे। बिल्कुल आपको सारी चीजें, वही लोग, यानी कि जो लोग झूठ बोलते हैं, वही लोग सबलेबल मैसेज यानी कि चुपके से बता देते हैं, ताकि समझदार हो वो। अब वो ऐसा चुपके से क्यों बताते हैं, इसका ऊपर इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा काफी बार ऑब्जर्व किया जाता है कि वो चुपके से वो चीजें बता देते हैं। जैसे कई बार मूवीज भी बना देते हैं वो लोग, है ना, जिसमें वो चुपके से रियलिटी को दिखा देंगे। जैसे एक मूवी का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ट्रूमैन शो, ऐसी एक मूवी है। तो ये आपको दिख रहा होगा लेफ्ट में तो गेंदाकार पृथ्वी है, जिसपे कोई भी चीज सेंस नहीं बनाती, और राइट में आपको दिख रहा होगा, जो मैं आपको इमेज दिखाने की कोशिश कर रहा था कि किस प्रकार से पृथ्वी एक थाली की तरह है। राइट में आपको फ्लैट अर्थ दिख रहा होगा ना, तो उसमें आप देख सकते हैं कि थाली में तो पानी आसानी से ठहर सकता है, और जो मैंने आपको बताया कि वाटर नीड्स अ कंटेनर टू बी कंटेन्ड, पानी को ठहरने के लिए चाहिए एक बर्तन, और उसी बर्तन का नाम है ये एंटार्क्टिका, जो आप देख सकते हैं, उसी बर्तन का नाम है एंटार्क्टिका, जिसमें पानी ठहरता है। तो ये आसानी से समझ में आती है चीज, है ना। और गेंदा का पृथ्वी में पानी, आपको दुनिया भर की कहानी वो उल जलूल बताएंगे, कि आपको अंधविश्वास में ढकेलेंगे कि भैया ऐसा अंधविश्वास करो कि गुरुत्वाकर्षण होता है। कौन सा गुरुत्वाकर्षण भाई, चीजें तो वो क्या करते हैं कि वो हाईजैक कर लेते हैं चीजों को, वो हाईजैक कर लेते हैं चीजों को। कैसे? वो बोलेंगे देखो पृथ्वी ऊपर आपने वस्तु फेंकी, कोई भी भारी वस्तु आप फेंकोगे नीचे गिरेगी, जाहिर सी बात है वस्तु नीचे ही गिरेगी अगर भारी वस्तु को फेंकोगे। लेकिन वो उसको हाईजैक करके ऐसा बोलते हैं, देखो वस्तु नीचे नहीं गिर रही है, वस्तु तो पृथ्वी के केंद्र की तरफ गिर रही है, पृथ्वी के सेंटर की तरफ गिर रही है। तो हाईजैक कर लिया उस चीज को। तो हर चीज को हाईजैक कर लेते हैं गेंदा का पृथ्वी वाले।
अपने कहानी को फिट करने के लिए, अपने कहानी में उस चीज को फिट करने के लिए। जबकि हकीकत क्या है, वस्तु सिर्फ नीचे गिर रही है। फ्लैट अर्थ पर आप कहीं भी खड़े हुए हो, वस्तु उस दिशा में नीचे गिर रही है, ऐसा सेंटर वेंटर की तरफ थोड़ी गिर रही है। लेकिन ये लोग क्या बोलेंगे, नहीं साहब, गेंदाकार पृथ्वी गेंदाकार है और वस्तु सेंटर की तरफ गिर रही है ना, जिसका इनके पास कोई प्रमाण नहीं है उस सेंटर का। तो उनकी बात आपको, अपनी बात को मनवाने के लिए वो दुनिया भर की आप कितनी कॉम्प्लेक्स चीजें कर देंगे, ऐसी अंधविश्वास है चीजें आपको बताएंगे कि ऐसा आप मानो, ग्रेविटी नाम के फोर्स मानो। क्यों मानो? क्योंकि भाई पढ़े लिखे लोगों, जो लोग बहुत पढ़े लिख जाते हैं ना, बहुत रिसर्च करते हैं, उनको वैज्ञानिक बोलते हैं। और फिर वो लोग अपने जीवन भर रिसर्च करते हैं साहब, मेहनत करते हैं, और फिर वो निष्कर्ष निकालते हैं। अरे उनका निष्कर्ष गलत कैसे हो सकता है? बाकी लोग सोचते हैं नहीं साहब, ऐसा आदमी इतना वैज्ञानिक ने बोला है तो गलत कैसे होगी ये बात। तो इस प्रकार की कहानियों सुना सुना के लोगों पे मतलब लोग ऐसा विश्वास करने लग जाते हैं, है ना, भले ही वो उसका कोई मतलब बनाती हो बात या नहीं बनाती हो। तो किसी व्यक्ति को कोई जीनियस बनने की, यानी कि कोई ज्यादा ऐसा कोई बहुत दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है समझने के लिए कि पृथ्वी फ्लैट है। एक सामान्य आदमी भी जिसमें कॉमन सेंस है, वो आसानी से, अगर ईमानदार है, वो आसानी से समझ सकता है कि भाई पानी को ठहरने के लिए चाहिए बर्तन। हम, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। बाथ टब होता है, उसमें भी पानी को ठहरने के लिए, रुकने के लिए बाथ टब में बाउंड्री होती है। कोई कटोरी में पानी रखते हो तब भी बाउंड्री, मतलब एक बर्तन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से जो फ्लैट अर्थ है ऊपर वाली आपको इमेज में दर्शाया गया है, उसी प्रकार से समुद्र भी एक पानी है, तो उसको भी ठहरने के लिए बर्तन चाहिए होगा, और उस बर्तन का नाम है एंटार्क्टिका। तो इसको समझने के लिए कोई ज्यादा दिमाग के कोई बहुत घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है, ये आसानी से समझी जा सकती है चीज, अगर आप अपना दिमाग खुला रखेंगे तो। और इसमें आप देख सकते हैं ऊपर वाली जो चीजें हैं, ऊपर वाली जो इमेज हमें दिखाई जाती है कि किस प्रकार से वो पृथ्वी दिखाई जाती है, गेंदाकार पृथ्वी, और उसमें ये उड़ रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। देखो, और हकीकत क्या है कि नीचे वो लोग, जैसा मैंने आपको दिखाया है, ये स्विमिंग पूल बना हुआ है। ये जो चौथे नंबर की जो आपको नीचे राइट में जो आपको पिक्चर नजर आ रही होगी, ये नासा का स्विमिंग पूल है, जिसके अंदर इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रखा है। यहीं पर ये लोग शूटिंग करते हैं, जैसा आपको नीचे वाली लेफ्ट की तस्वीर में नजर आ रहा होगा, है ना। इसी में वो कूद चले जाते हैं, और जो गोताखोर हैं कैमरा लेकर उसको शूट कर देते हैं, और बबल्स को फिर हटा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्पेस वॉक करते हैं ना, जब ये स्पेस वॉक कर रहे होते हैं और दिखा रहे होते हैं कि देखो भाई, हम अंतरिक्ष में ऐसा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से स्पेस वॉक कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बबल्स दिख जाते हैं, यानी कि बुलबुले दिख जाते हैं, है ना। तो एक आदमी ने एक बार एक इनका तथाकथित जो एस्ट्रोनॉट है, वो सभा कर रहा था एक, तो एक आदमी ने खड़े होकर पूछ लिया उससे कि भाई, अगर तुम अंतरिक्ष में हो तो अंतरिक्ष में बबूले कहाँ से आ गए? तो उसका वीडियो आप खोजोगे तो मिल जाएगा, या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो मैं आपको भी भेज सकता हूँ उस वीडियो को। तो उसमें आदमी खड़े होकर पूछता है इनके एस्ट्रोनॉट से, जो सभा कर रहा था, कि भाई ये अगर तुम अंतरिक्ष में हो तो अंतरिक्ष में क्या बबूले होते हैं क्या? ये बबूले कहाँ से आ गए, बबल्स कहाँ से आ गए? तो वो बोलता है कि नहीं अरे ये तो उसका जो पेंट वगैरह वो चल जाता है, यहाँ पे जो स्पेस वॉक, जो मतलब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रहता है, इसका पेंट वेंट को तो उछल उछल के थोड़ा बहुत कभी कभी दिख जाता है। तो ऐसा उसने घुमाने की कोशिश करी, जबकि ऐसे बबल्स कई बार नोटिस किए जा चुके हैं। जाहिर सी बात है, अब स्विमिंग पूल में शूट करोगे तो कितना भी आप हटा लो उसे, कहीं ना कभी तो गलती कर ही दोगे, और बबल्स दिख ही जाएंगे। अब जितनी भी एंशियंट प्राचीन सभ्यताएं थी, चाहे ग्रीक सभ्यता ले लो, चाहे बेबीलोनियन सभ्यता ले लो, चाहे मीसा ले लो, चाहे जापानीज ले लो, चाहे पर्शियन ले लो, चाहे विकिंग ले लो, चाहे इंडियन ले लो, चाहे मायन ले लो, चाहे हिब्रू ले लो, चाहे ऑस्ट्रियन ले लो, चाहे स्लेविक ले लो, अफ्रीकन ले लो, सेलेटिक ले लो, चाइनीज ले लो, सुमेरियन ले लो, इजिप्शियन ले लो, रोमन ले लो, इस्लामिक ले लो, जितनी भी कोई भी कहीं की भी प्राचीन सभ्यता ले लो, सभी सभी पृथ्वी को फ्लैट ही बोलती थी। सभी पृथ्वी को फ्लैट ही बोलती थी, कोई भी गेंदाकार नहीं बोलती थी। तो अब लोग ये अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि भाई अगर पृथ्वी फ्लैट है तो भैया हमें यहाँ से वो क्यों नहीं दिख रहा, यहाँ से एफिल टावर क्यों नजर नहीं आ रहा? क्या कहते हैं कि भैया पृथ्वी फ्लैट है तो हमें तो यहाँ से अमेरिका दिख जाना चाहिए,
चाइना की ग्रेट वॉल देख जानी चाहिए, भाई फ्लैट है पृथ्वी तो। लेकिन वो ये चीज नहीं समझते हैं कि भाई जो चीजें जैसे जैसे आपसे दूर चलती चली जाती हैं वो चीजें छोटी होती चली जाती हैं, और एक समय पर आकर वो इतनी छोटी हो जाती हैं, मर्ज कर जाती हैं एक समय पर, एक दूरी पर आकर। जिस प्रकार से आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, ये एक हॉल है, लंबा मतलब लंबा एक हॉल है। अब भैया ये हॉल तो कोई, इसमें तो कोई कर्वेचर है नहीं, लेकिन इस हॉल के अंतिम मतलब आखिरी तक भी आप नहीं उन कमरों को नहीं देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि चीजें दूरी में जाके एक दूसरे में मर्ज कर जाती हैं, छोटी हो जाती हैं और एक जगह पे आके मर्ज कर जाती हैं। जब आपको एक हॉल के बिल्कुल अंतिम तक नहीं दिख रहा, तो फिर 10 किलोमीटर दूर और 100 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर कहां से दिख जाएगा? तो ये कोई सेंस नहीं बनाती भैया। हमारी आंखें इस प्रकार से देखती हैं कि वो दूर के ऑब्जेक्ट को ऐसा कंप्रेस कर देती हैं, इस प्रकार से दिखाती हैं। तो वो इसलिए आप दूर की चीजों को नहीं देखते हैं, है ना? तो पृथ्वी फ्लैट है तो दूर की भैया आंखों की भी तो लिमिट होती है ना देखने की, और आंखें दूर की चीज को कंप्रेस कर देती हैं, इस वजह से आप नहीं देख पाते हो लिमिट के बाद। इसी प्रकार से लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई सूर्योदय हो रहा है तो वो तो भैया नीचे से आ रहा है, सूर्य निकल के, है ना, वो तो नीचे छुप गया, ऐसा नीचे छुप गया, नीचे चला गया, वो आ रहा है तो ऊपर आ गया, तो ऐसा नहीं होता है। जैसा कि आप ऊपर वाली पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाली जो सारी स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये सारी स्ट्रीट लाइट की जो हाइट है वो सेम है, इनकी हाइट बिल्कुल सेम है। लेकिन हम देख सकते हैं दूर वाली जो स्ट्रीट लाइट है, हमें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जमीन में मिल गई। दूर वाली जो स्ट्रीट लाइट है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जमीन में मिल चुकी है, और जैसे जैसे जो पास वाली स्ट्रीट लाइट है वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। लेकिन वास्तविकता तो हम सभी जानते हैं कि ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं ये कोई नीचे से ऊपर नहीं आ रही हैं, ये तो हमारी आंखें इस प्रकार से देखती हैं कि हम उनको ऐसा लगता है कि चीजें नीचे से ऊपर की तरफ आती हैं। उसी प्रकार से जो सूरज होता है वो सिर्फ हमारे पास आ रहा होता है। जिस प्रकार से स्ट्रीट लाइट के जो बल्ब हैं वो दूर से पास आ रहे हैं, लेकिन हमारी आंखों को ऐसा लग रहा है कि वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। उसी प्रकार से फ्लैट अर्थ के ऊपर भी सूर्य नीचे से ऊपर नहीं आता है, हमारी आंखों को ऐसा लगता है वो सिर्फ हमारे पास में आ रहा होता है, और हमारी आंखों को ऐसा लगता है कि वो नीचे से ऊपर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारी आंखें इस प्रकार से देखती हैं, ना कि सूर्य वास्तव में नीचे से ऊपर कोई आ रहा है। जैसा कि आप इसकी उसमें भी देख सकते हैं सेम चीज, ये कोई ब्रिज ऐसा तो नहीं है कि आगे जाके पानी में घुस गया, लेकिन हमारी आंखें इस प्रकार से देखती हैं, चीजों को कन्वर्ट कर देती हैं आगे जाके। इस प्रकार से हमें लगता है कि सूर्य नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, जबकि सूर्य सिर्फ हमारे पास आ रहा होता है, समान दूरी रखता हुआ, मतलब जमीन से समान दूरी रखता हुआ सिर्फ हमारे पास आ रहा होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो नीचे से ऊपर आ रहा है। हमारी आंखें इस प्रकार से देखती हैं। तो ये पर्सपेक्टिव की ग्रिड होती है, हमारी आंखें किस प्रकार से देखती हैं कि वो आसमान को भी ऐसे ऊपर से जमीन में मिला देती हैं और नीचे जमीन को भी ऊपर उठा देती हैं। तो ये पर्सपेक्टिव की ग्रिड है, हमारी आंखें किस प्रकार से देखती हैं उसको समझने के लिए ये पर्सपेक्टिव की ग्रिड बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं पर्सपेक्टिव ग्रिड, ताकि आप समझ सकें कि किस प्रकार से जिस दूरी के साथ हमारी आंखें चीज़ों को कंप्रेस कर देती हैं। जैसे जैसे चीज़ दूर होती चली जाती है, चीज़ों को कंप्रेस करने लग जाती है हमारी आंखें, इस प्रकार से देखती है हमारी आंखें। तो उसको समझने के लिए ऐसा मैंने पर्सपेक्टिव ग्रिड ये आपको दिखाई। अब लोग ये ऐसा बोलते हैं कि साहब अगर देखो साहब ये जो समुद्र पे जहाज होते हैं, ये देखो साहब ये पानी के कर्वेचर में छुप गया, जैसे हमसे दूर गया तभी तो जहाज का नीचे वाला हिस्सा में नजर नहीं आ रहा। और ये देखो साहब जो जहाज हमारे पास आ रहा होता है तो वो देखो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो पहले नजर आता है, देखो जो नीचे वाला हिस्सा है वो सबसे एंड में नजर आता है। तो ऐसा नहीं है, पर्सपेक्टिव की वजह से ऐसा होता है। जैसा कि आप इस फोटोग्राफ के अंदर देख सकते हैं, ऊपर वाली पास से हमने फोटोग्राफ ली एक छोटी सी, मतलब ऐसे सैनिक वगैरह और छोटी छोटी चीजें रख दी हैं एक फ्लैट पृथ्वी के ऊपर, यानी कि अपने कमरे के ऊपर भी इस प्रयोग को आप करके देख सकते हैं, है ना। आप छोटी छोटी चीजें रख लीजिए और फिर दूर में कैमरा को ले जाइए जमीन पर ही, तो आप देखोगे दूर आपको नीचे जो आपको दिख रहा होगा ऐसा लगेगा कि नीचे वो बिल्कुल चिपक गई चीज, जैसे आपको दिख रहा है ना ये ऊपर वाली जो ऊपर तो साफ तौर पर ये आपको गेंद दिख रही थी छोटी सी, लेकिन नीचे वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वो गेंद बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नीचे वाला हिस्सा उसका गायब हो गया, जबकि ये फ्लैट जो सतह है ये बिल्कुल फ्लैट है। और इसको आप करके भी देख सकते हैं, तो वो सिर्फ ऐसा होता है, वो पर्सपेक्टिव की वजह से ऐसा नजर आता है हमें, ना कि वो किसी मुड़ाव में छुप गई है चीजें। तो इस प्रयोग को आप भी करके देख सकते हैं। और अगर किसी आप
मुड़ी हुई सतह के ऊपर किसी चीज को रिफ्लेक्ट करोगे, किसी जलते हुए स्रोत को आप रिफ्लेक्ट करोगे, कोई टॉर्च लाइट मारोगे या कोई भी लाइट का सोर्स आप उस सतह के ऊपर रिफ्लेक्ट करोगे, और अगर वो सतह मुड़ी हुई है, कर्व्ड है, तो ऐसा पॉइंटेड, जो ऊपर वाली तस्वीर है आपको नजर आ गई होगी, जो पहली तस्वीर है उसमें आपको दिख रहा होगा, इसका जो रिफ्लेक्शन बन रहा है, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है मुड़ी हुई सतह के ऊपर, वो एक बिंदु की भांति बन रहा है। तो मुड़ी हुई सतह के ऊपर जो किसी चीज का प्रतिबिंब बनता है वो ऐसा बिंदु की भांति बनता है, और एक प्लेन सतह के ऊपर जो किसी का लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिबिंब होता है, वो ऐसा सीधी लकीर खींचता है आप तक, ऐसी सीधी लकीर बनाता है, जिस प्रकार से दूसरे नंबर की जो तस्वीर है उसमें दिखाया गया है। और वास्तविकता में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? वास्तविकता में हम वही ऑब्जर्व करते हैं कि अगर सूर्य को आप देखोगे, किसी पानी की सतह के ऊपर उसका प्रतिबिंब देखोगे, रिफ्लेक्शन देखोगे, तो वो आप तक बिल्कुल सीधी लकीर बनाएगा, जो कि सिर्फ अगर उस सतह जब सपाट होती है, समतल होती है, तभी उस प्रकार का प्रतिबिंब नजर आता है, क्योंकि वो सतह अगर मुड़ी हुई होती, कर्व होती, तो ऐसा वो एक हिस्से तक ही सीमित रहता प्रतिबिंब, ऐसा पॉइंटेड रहता, ना कि वो सीधी लकीर बनाता। सीधी लकीर किस पर बनाता है? प्लेन सरफेस पर। और वास्तविकता में भी हमें समझ में आता है कि ऐसा जो सन का रिफ्लेक्शन है वो सीधी लकीर बनाता है आगे तक, तो इससे समझ में आता है पानी की सतह जो है वो सीधी है आगे तक, मतलब उसमें कोई भी मुड़ाव या कर्वेचर मौजूद नहीं है। इससे भी ये बात समझ में आती है हमारे। अब ये लोग क्या बोलते हैं कि जो ये लोग अपनी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं ना कि भाई देखो, दिख रहा है ना ये ग्रहण, इसमें जो छाया दिख रही है, जो चंद्र ग्रहण में जो छाया दिख रही है चंद्रमा के ऊपर, ये देखो पृथ्वी की छाया है ये, और ये देखो गेंदाकार पृथ्वी उसमें नजर आ रही है। ये लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये बात इनकी झूठी साबित हो जाती है। कैसे साबित हो जाती है? सेलेनोनियन एक्लिप्स से इनकी ये बात झूठी साबित हो जाती है। अभी ये डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि ये लोग क्या इसका स्पष्टीकरण देते हैं कि गेंदाकार पृथ्वी पर ये लोग कैसे बोलते हैं कि चंद्र ग्रहण कैसे काम करता है। इस प्रकार का डायग्राम से वो लोग समझाते हैं, है ना। इसमें आप देख सकते हैं कि ऐसे सूर्य से पृथ्वी बीच में आ गई, और ये तीनों एक ही रेखा में है, एक ही सीधी लाइन में है, एक ही स्ट्रेट लाइन में है, 180 डिग्रीज में है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये लोग ऐसा बोलते हैं कि एक ही सीधी लाइन में होने चाहिए चंद्र ग्रहण के दौरान, है ना। लेकिन होता क्या है, जब सेलेनोनियन एक्लिप्स होता है, सेलेनोनियन एक्लिप्स एक प्रकार का एक्लिप्स होता है, उसमें क्या होता है कि इधर तो चंद्र ग्रहण चालू हो गया, उधर आपको आसमान में चंद्र ग्रहण चालू होता हुआ नजर आ जाएगा, और उधर आपको आसमान में दिखेगा सूर्य भी। अरे भाई, जब ग्रहण को करने के लिए सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होने चाहिए, तो या तो जब हम चंद्र ग्रहण, अगर हमें चंद्र ग्रहण दिख रहा है तो सूर्य तो दिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे बिल्कुल पीछे है, 180 डिग्री अपोजिट, एकदम सीधी रेखा में होते हैं ना, तभी तो ग्रहण लगता है। लेकिन सेलेनोनियन एक्लिप्स में हम क्या देखते हैं, ये देखो हमारे सिर के ऊपर हो रहा, इधर तो ये देखो सूरज, और इधर देखो ये ग्रहण चालू हो गया, है ना। तो भैया वो तो एक एक्यूट एंगल बन रहा है, ये देखो इधर सूरज और इधर ये देखो ग्रहण चालू हो गया, तो इसका मतलब समझ में आता है कोई सीधी बीधी रेखा में कुछ नहीं था, वो दोनों ऊपर थे, तो हमें इधर सूर्य, इधर चंद्र ग्रहण भी नजर आ रहा है और इधर सूर्य भी नजर आता है। तो इससे समझ में आती है कि इनके द्वारा जो बताई गई कहानी थी वो एक झूठी कहानी थी। सेलेनोनियन एक्लिप्स से ये बात समझ में आती है। और दूसरा, ये लोग बोलते हैं कि भैया ये देखो सूर्य से रे आ रही है, पैरेलल, समानांतर आती हैं, खुद बोलते हैं ये लोग कि सूर्य से रे आ रही है समानांतर। अच्छा, चलो चलो, इनकी कहानी अगर हम मान लेते हैं कि भैया सूर्य से समानांतर किरणें आ रही हैं, है ना, ये लोग भी बोलते हैं ऐसी कहानी को, तो भैया जब समानांतर किरणें आएंगी, और इन्हीं के द्वारा बताया गया है कि चंद्रमा का जो डायामीटर है वो है 2159 माइल्स, तो यानी कि जो एक्लिप्स होता है, जो एक्लिप्स की जो परछाई बनेगी, यानी कि एक्लिप्स की जो परछाई बनेगी पृथ्वी के ऊपर, वो इससे बड़ी नहीं बननी चाहिए, मतलब इससे छोटी नहीं बननी चाहिए, इतनी ही साइज की बननी चाहिए। लेकिन असलियत में हम देखते क्या है कि वो तो बहुत छोटी बनती है, जो छाया है वो तो खाली 115 मील की बनती है एक्लिप्स में। तो इससे भी समझ में आता है कि अरे ऐसा कैसे हो गया, जब समानांतर रे आ रही हैं और कुछ समानांतर रे के सामने पैरेलल रेज आ रही हैं, और बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, तो उस ऑब्जेक्ट की जो छाया होगी वो तो उसके डायमीटर के बराबर ही बनेगी, लेकिन उसका चंद्रमा का डायमीटर तो है 2159 किलोमीटर माइल्स, और जो जो ग्रहण में दिखता है वो दिखता है सिर्फ 115 मील। तो इससे भी इनका पाखंड बिल्कुल, मतलब इनकी आपस में ही बातें मैच नहीं करती हैं। और कभी कभी ये बोलते हैं नहीं साहब,
जो ग्रैंड होता है उसमें तो साहब हम ये वाली लेंगे, सन की ये वाली रे लेंगे, यानी कि ऐसा बोलते हैं कन्वर्जेंट रेज लेंगे। तो कुल मिला के बात ऐसी है, इनको जो कहानी सुनानी हो वो कहानी सुना देते हैं। कभी ये बोलते हैं कि सूर्य से जो किरणें आती हैं वो तो साफ समानांतर आती हैं, लेकिन कभी कभी एक्लिप्स में बोलने लग जाते हैं नहीं साहब, एक्लिप्स में तो क्या होता है कि सूर्य से किरणें आती हैं ऐसा कन्वर्जेंट एक दूसरे के पास में। जब एक्लिप्स वाली चीज को एक्सप्लेन करते हैं लोग तो डायग्राम में ऐसा कन्वर्जेंट रेस को दिखाते हैं लोग, डायग्राम में कन्वर्जेंट रेस को बना के दिखाते हैं। तो कुल मिला के इनके मन में जो आए वो वैसी करके वैसी कहानी सुना देते हैं, कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे। तो आपस में ही इनकी सारी बातें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, एक दूसरे को विरोधाभास में जाती हैं। अब ये जो कहानी है ये कहाँ से आती है? ये असल में जो गेंदाकार पृथ्वी है ये इसका जो ओरिजिन है, इसके जो कर्ता धर्ता हैं, जो इसके षड्यंत्रकारी हैं, वो लोग बाइबल को पढ़ते हैं और उसमें विश्वास भी करते हैं। क्यों? कैसे पता लगी हमें ये बात? कैसे पता लगी? हमें ऐसा पता लगी कि गेंदाकार पृथ्वी के बारे में जो कुछ भी ये इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि भैया ये बोल रहे थे कि जो टिल्टेड है ना, सूर्य के जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर जो टिल्टेड है वो टिल्टेड है 23 पॉइंट समथिंग डिग्री होता है, और उसका आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालोगे, यानी कि जैसे एक चीज है, कोई भी एक एंगल आप निकालते हैं तो या तो आप हॉरिजॉन्टल से निकाल सकते हैं उसका एंगल या आप वर्टिकल से निकाल सकते हैं एंगल। तो उसमें एक एंगल जो होता है वो होता है 66.6 डिग्री, है ना। तो 666 का जो आंकड़ा है बाइबल के अंदर, ये 666 को नंबर ऑफ बीस्ट बोला गया है। बाइबल के अंदर 666 को नंबर ऑफ बीस्ट बोला गया है। तो ये 666 इनकी गेंदाकार पृथ्वी में जो भी इंफॉर्मेशन है सब में 666 का आंकड़ा आता है। पृथ्वी कितने डिग्री पर टिल्टेड है? 66.6 डिग्री पर। पृथ्वी सूर्य के कितने चक्कर लगा रही है, किस रफ्तार से? 66600 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से। इसमें भी 666 आ गया, है ना। सन और जो अर्थ है, पृथ्वी का सरकमफ्रेंस कितना है, परिधि का माप कितना है साहब? 600 गुणा 6 गुणा 6 नॉटिकल माइल्स इतना है। अच्छा, स्पीड साउंड की स्पीड कितनी है भैया? 666 नॉट्स पर सेकंड है। अच्छा साहब, ग्रेविटी जो ग्रेविटी फोर्स है इनके द्वारा बताई गई, उसकी क्या वैल्यू है साहब? 666 न्यूटन है। अच्छा साहब, इसमें भी 666 घुसेड़ दिया। मून की कितनी दूरी है? 6 गुणा 60 गुणा 666 माइल्स। सब में 666 का आंकड़ा सब में मिल जाएगा आपको। कहाँ से आता है ये आंकड़ा? मरकरी से सूर्य कितना ज्यादा ब्राइट है, वो भी 666 गुना ज्यादा ब्राइट है। मतलब इनका पूरा जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल है वो 666 पर आधारित है। और ये 666 कहाँ से आता है? नंबर ऑफ द बीस्ट है। ये एंटी क्राइस्ट का नंबर बोला गया है बाइबल के अंदर। इसमें सब इनकी जो मतलब इसमें इनके सारे जो इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ तक कि आप नासा की भी चीजों को, नासा का भी अगर आप ऐसा जोड़ के देखोगे ना, जैसे नासा की जो फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें भी आप संख्याओं को जोड़ के देखोगे, N फॉर 13 हो गया, A26, है ना। जैसे मतलब उल्टा, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा साइड में किस प्रकार से कि Z को आप 1 माना, फिर उल्टा Y को 2 माना, X को 3 माना, इस प्रकार से आप जोड़ के देखोगे तो जो नासा का आता है वो भी 666 ही आता है। नासा का जो नंबर बनता है वो भी 666 ही बनता है। और एक CIA का जो एक ऑफिसर था, जो एक खुफिया एजेंसी में, मतलब कि CIA अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी में काम करता था, है ना। और उसने बोला था ऑन कैमरा, उसने ये बात बोली थी कि नासा जो कि मतलब इंग्लिश में बोली थी, उसका मैं आपको हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ। नासा जो कि ब्रेन वॉश करने की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं नॉट अ स्पेस एजेंसी। क्या बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में? नॉट अ स्पेस एजेंसी। तो ये बात उसने ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड बोली थी CIA के एक अधिकारी ने। When Alan Dulles brought in all the Nazi scientists and so forth, they went to two places. They went to CIA and they went to the National Aeronautics and Space Administration, which in our world we call it not a space agency. Which in our world we call it not a space agency.
And as Kathy O'Brien has said so clearly, that's where the bulk of the mind control has. और ये मेरी किताब है चपटो गोला, जो मैंने इस फ्लैट अर्थ के ऊपर लिखी है हिंदी भाषा के अंदर, क्योंकि अंग्रेजी के अंदर तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन हिंदी में लोग नहीं बात कर रहे हैं। खासकर विदेशों में तो लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन भारत में इसकी चर्चा लोग नहीं कर रहे हैं। तो भारत में भी इस विषय के ऊपर जागृति हो सके, इसलिए मैंने ये पुस्तक लिखी है। और मैंने इस विषय के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, 200 से ऊपर वीडियोस बना रखे हैं, जिसको आप, मेरे चैनल का नाम है चाणक्य तिवारी, यूट्यूब पर आप जाकर देख सकते हैं। उसमें भी एक प्लेलिस्ट है चपटो गोला, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि पृथ्वी गोल है? क्या आप भी अंतरिक्ष में तैरते हुए एस्ट्रोनॉट्स को देखकर रोमांचित महसूस करते हैं? क्या आपको भी ऐसा बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है? और क्या आपने भी ऐसा सुना है कि हम चांद पर कदम रख चुके हैं? क्या हो अगर मैं बोलूं कि ये सब एक झूठ था, और शायद इस सदी का सबसे बड़ा झूठ। लेकिन आखिर ये झूठ हमसे क्यों बोला गया, और कौन है वो लोग जिन्होंने ऐसा किया? अगर पृथ्वी गोल नहीं है तो कैसी है, और फिर उन तमाम वैज्ञानिक सिद्धांतों का क्या? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए चाणक्य तिवारी जी की इस विषय पर लिखी गई भारत की पहली पुस्तक चपटो गोला। चपटो गोला ई बुक को ऑर्डर करने के लिए 9368138638 पर व्हाट्सएप कीजिए।